जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी साइंस का हमारा चल रहा है और हमने जो अभी तक क्लास 8 का पार्ट 2 कर रखा है। ये हमारा क्लास 8 का लास्ट पार्ट होगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 होगा, 12 तक हमने करा रखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पीछे के वीडियो जा करके हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 13 नंबर चैप्टर है ध्वनि। क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि यह ठोस, द्रव, गैस एवं निर्वात सभी में संचरण कर सकती है। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें सही पूछा गया है, गलत क्यों हो जाएगा? गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो है ठोस में निर्वात कर सकती है, गैस में भी, द्रव में भी, लेकिन निर्वात में जो है ये संचरण नहीं कर सकती है, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस में ही संचरण कर सकती है और निर्वात में ये संचरण नहीं कर सकती है, इसलिए आपका 1 नंबर जो है गलत हो जाएगा। चलिए अब सेकंड नंबर देखते हैं। इसकी तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। बिल्कुल सही है, इसकी जो तीव्रता है वो आपका डेसिबल से ही मापी जाती है। तो दूसरा तो सही हो गया। तीसरा क्या है? मानव कानों के लिए इसकी श्रव्य शक्ति का परास यानी रेंज जो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज या कहें 20 किलो हर्ट्ज तक है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। मानव की अगर हम बात करें तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज या 20,000 किलो हर्ट्ज, ठीक है। इतना जो है आपका ये मानव का रेंज होता है। इतना दूर तक हम, इतना हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। और इससे कम वाले कौन सुन सकते हैं? तो इससे कम वाले सुन सकते हैं जो ये होते हैं जंतु वगैरह, कुत्ता वगैरह हो गया, ठीक है, वो लोग सुन सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कि उससे ज़्यादा आपका जो यूज होता है ये मशीन, चिकित्सा उपकरण में यूज होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, 2 और 3 जो है सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ध्वनि के तारत्व की बात हो रही है, यानी कि ध्वनि के पिच की बात हो रही है। तो इसमें क्या है, इसमें हमें बताना है सही। पहला है कि यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। जो ये क्या है, ध्वनि का जो पिच है, जो तारत्व है, वो किस पे, फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करती है, या कहें तो आवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है। तो पहला आपका सही हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है कि पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है। तो ये भी आपका सही है। पक्षी का जो साउंड होता है उसका पिच जो है हाई होता है, इसलिए चींची चींची करती है, ठीक है। शेर का अगर हम बात करें साउंड का, तो उसका जो पिच है वो आपका लो होता है, इसलिए बहुत जोर का आवाज़ आता है। शेर का अगर दहाड़ की बात करें तो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है, बहुत ही इंटेंसिटी उसकी हाई होती है। और पक्षी की जो क्या होती है, वीक होती है। तो इसलिए हमारा अगर हम बात करें तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं तो अगर ढोल में बात करें तो ढोल में क्या होता है, ढोल में आपका जो है फ्रिक्वेंसी मंद होती है, ठीक है, स्लो होती है फ्रिक्वेंसी। और सीटी में अगर बात करें तो हाई फ्रिक्वेंसी होती है। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, 2 सही होगा। तीसरा क्या है कि सामान्यतः महिला की आवाज़ पुरुष की अपेक्षा अधिक तारत्व वाली होती है। बिल्कुल सही है। महिला की जो आवाज़ होती है पुरुष की अपेक्षा अधिक उसमें पिच होता है, ठीक है, तारत्व होता है। इसलिए महिला का आवाज़ एक तो पतला होता है और ऊपर से अगर हम बात करें तो इसका बहुत ही तीक्ष्ण होता है, ठीक है। जब बोलने से एकदम कान लगेगा फट गया, ऐसा भी होता है। तो ये आपका हो गया 1 2 3, इसलिए आपका सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन। कथन है और कारण है। कथन क्या है? कथन है आपका कि आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन घटना जो है एक समान, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समान तथा समान दूरी पर घटित होती है, लेकिन हमें तड़ित पहले दिखाई देता है, मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। मेघ गर्जन जो है हमें क्या होता है, बाद में सुनाई देता है, पहले हमें जो है बिजली चमकती है वो दिखती है। रीज़न इसका क्या दिया कि प्रकाश सभी माध्यम से संचरित हो सकती है परंतु ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। रीजन ये बता रहा है कि लाइट जो है सभी माध्यम में ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन ध्वनि जो क्या है वैक्यूम में या निर्वात में जो है ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, संचरण मतलब ट्रांसवर्स नहीं कर सकती है, ठीक है।
तो ये आपका कारण अपना जगह सही है, कथन अपना सही है, लेकिन जो कथन है उसका कारण ये नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन जो दिया हुआ है उसका सही व्याख्या जो है ये नहीं किया। इसका व्याख्या क्या हो जाएगा? बात ये होती है कि प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल, ठीक है, जो प्रकाश की चाल होती है ध्वनि की चाल से कई गुना ज़्यादा होती है, इसलिए हमें पहले प्रकाश दिखाई देता है और उसके बाद जो है ध्वनि सुनाई देती है थोड़ी देर के बाद। तो 3 नंबर का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब हमारा चैप्टर नंबर 14 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 आ गया विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। अब इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन और इसका सही आंसर लगाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें सही उत्तर का चयन। कथन क्या है कि खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। रीजन उसका क्या दिया है, कारण दिया है कि टीन लोहे से कम क्रियाशील होती है। तो ये आपका जो है दोनों आपका बिल्कुल सही है, व्याख्या भी सही है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, ठीक है, यानी विद्युत लेपन जो है क्या होता है। तो खाद्य पदार्थ का जो स्टोरेज के लिए जो हम यूज करते हैं टीन का डब्बा, ठीक है, तो उस पर क्या करते हैं, टीन का डिब्बा में जो है लोहा का ऊपर क्या करते हैं, टीन के डिब्बों में या लोहे के ऊपर जो है टीन का विद्युत लेपन कर देते हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। एक पेंट जैसा होता है लगभग, और वो चूंकि ये इलेक्ट्रिक के थ्रू होता है इसलिए इसको जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर कहें विद्युत लेपन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1 तो सही हो गया। दूसरा हमने देखा टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है, तो ये भी आपका जो है सही है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। टीन लोहे से जो है कम क्रियाशील होता है, तो उससे क्या होता है कि जब ये प्लेटिंग कर देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग या कहें विद्युत लेपन, तो उससे जो खाना होता है, ठीक है, अंदर में रखा हुआ जो खाना होता है वो लोहा का कांटेक्ट में नहीं आ पाता है और इसलिए वो खराब होने से बच जाता है। तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट है पुल के बारे में। कथन दिया हुआ है कि पुलों तथा स्वचालित वाहनों के प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाए गए लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। ये तो सही है। पुल की बात करें या फिर कहें स्वचालित वाहनों का प्रबल बनाने के लिए, ठीक है, या फिर हम एक टाइप से कहा जाए जो रेलवे स्टेशन में लगा हुआ रहता है, ठीक है, एक्सीलरेटर। तो एक्सीलरेटर जो है आपका वो क्या होता है, वहाँ पे ऑटोमेटिक चलता है, तो उसमें क्या लगा रहता है, लोहे में संचारित जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल वो लोहा का बना रहता है, उसमें जंग लग सकता है। तो उसका रीज़न क्या है कि उसको कैसे बचाया गया, ठीक है, इसमें ये है लोहे में संचारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति। रीज़न उसका क्या है कि संचारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पे विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। तो ये आपका बिल्कुल दोनों सही है, ठीक है। उसको बचाने के लिए जो है किसका लेपन किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो आपका जिंक का जो परत है उस पर जो है उसको लेपन वहाँ पे किया जाता है। इस तरीके से जो है वो लोहा सब जो है उसमें जंग लगने से बच जाती है। इसके अलावा बात करें तो जैसे कार में आपने देखा होगा कि कार का जो हैंडल होता है, ठीक है, या फिर कुछ कुछ पार्ट होता है जो एकदम वाइट चमकता है एकदम, या फिर कहें कि जो बाथरूम हो गया या फिर बेसिन हो गया, ये सब में जो नल लगा हुआ रहता है उसमें आप देखेंगे कि वो स्टील की तरह चमकता है। तो किसकी पर लगा हुआ रहता है, तो उस पर क्रोमियम का प्लेटिंग रहता है, ठीक है, क्रोमियम का लेपन किया जाता है, इसलिए वो ऐसा वाइट दिखता है। तो ये हमारा हो गया आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है हमें गलत कथन बताना है, सही नहीं बताना है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें गलत क्या है। पहला है कि नमक घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक होता है। बिल्कुल, नमक घुला हुआ जो जल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा गुड कंडक्टर माना जाता है। जैसे कि अर्थिंग वगैरह करते हैं तो उसमें नमक घुला हुआ पानी उसमें डाल देते हैं, उससे क्या होता है, अर्थिंग एकदम सीधे पकड़ लेता है, अच्छा लाइट देता है। तो ये आपका विद्युत का गुड कंडक्टर माना जाता है या अच्छा चालक माना जाता है। तो ये तो सही है, गलत पूछा है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका कि आसुत जल भी विद्युत का अच्छा चालक है, यानी डिस्टिल्ड वाटर की बात हो रही है, जो कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो नहीं, आसुत जल जो होता है वो आपका जो है बैड कंडक्टर माना जाता है, यानी बुरा चालक है। तो 2 नंबर आपका गलत हो गया। तो उस हिसाब से 2 जो है इसमें
सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए ये भी विद्युत का सुचालक होती है। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ये गलत है। I mean, ये ऐसे सही है लेकिन इसमें गलत पूछा गया है, तो ये 3 नंबर नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि जो पीने वाला जल होता है उसमें खनिज लवण का जो बहुत कम मात्रा प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए ये भी क्या है, विद्युत का ये सुचालक होती है। तो आपका हो गया, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि सी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में औसत्य कथन की पहचान करें। इसमें भी कहा जा रहा है कि आपको जो है गलत कथन की जो है इसमें पहचान करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका पहला कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी LED, ठीक है, LED जो लाइट होता है ये ऊर्जा की कम खपत करते हैं, तो इसमें गलत पूछा गया है। तो ये बात तो सही है कि LED लाइट जो है एनर्जी का कम खपत करता है, तो ये सही है। दूसरा क्या है कि प्रदीप्ति नालिका यानी जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसका प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि LED की तुलना में ऊर्जा की ज़्यादा खपत करते हैं, ये भी सही है। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसके कंपैरिजन में बात करें तो LED जो है आपका ज़्यादा ऊर्जा खत्म करता है, तो दूसरा आपका सही है। तीसरा क्या है, तीसरा है कि जो CFL होता है, ठीक है, जो CFL होता है वो LED से ज़्यादा ऊर्जा की खपत करते हैं, परंतु ये पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है। ये आपका जो है CFL की अगर हम बात करें, LED से ज़्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, और इसमें क्या होता है, पारा होता है, और पारा जो है इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो इसलिए आपका ये गलत हो गया। क्योंकि रीज़न उसका क्या है कि CFL का कह रहा है कि पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है, जबकि CFL जो है क्लोरोफ्लोरो लाइट शायद उसको बोलते हैं, तो ये आपका जो है ये बिल्कुल आपका क्या है, पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसमें मरकरी होता है। चौथा क्या है कि CFL जो होता है वो ट्यूबलाइट से ज़्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, तो CFL जो है कम ऊर्जा खपत करते हैं ट्यूबलाइट से, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। गलत पूछा गया तो 3-4 सही होगा। उस हिसाब से अगर हम समझेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन लाइट ख़त्म करता है, सबसे कम कौन, ठीक है, तो हमने देखा कि LED से ज़्यादा जो है CFL ख़त्म करता है, ठीक है, LED से हमने देखा कि LED ऊर्जा कम खत्म करती है, लेकिन फ्लोरोसेंट ट्यूब की अगर मैटर में अगर हम बात किया जाए, फ्लोरोसेंट ट्यूब से जो है तो वो ऊर्जा की ज़्यादा खपत करती कौन, LED, यानी सबसे छोटा हो गया फ्लोरोसेंट ट्यूब जो कम ऊर्जा खपत करता है, उसके बाद आपका LED आ जाएगा, LED के बाद आपका CFL आ जाएगा, और CFL के बाद आपका ट्यूबलाइट आ जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। पहला है कि आवेश तथा उसकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत पूछ रहा है। पहला क्या है कि सजातीय एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगर मान लिया जाए किसी में 2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में कभी भी आकर्षित नहीं करेंगे, दोनों साइड अगर पॉजिटिव चार्ज है दोनों तरफ, तो क्या होगा, एक तरफ पॉजिटिव चाहिए, एक तरफ जो है आपका निगेटिव चार्ज चाहिए, तब जाके जो है आकर्षित करेंगे। अगर एक ही रहेगा तो क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे, जिसको रिपल्सन कहते हैं। तो A नंबर तो आपका बिल्कुल गलत हो गया, तो यानी A नंबर सही हो जाएगा। गलत पूछा गया तो A नंबर सही हो जाएगा। बाकी हम देखते हैं, वस्तुओं को रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। वस्तु को जो है दूसरे वस्तु से जब रगड़िएगा, एक वस्तु को दूसरे से, तो वहाँ पे क्या होगा, चार्ज आपका उत्पन्न होगा, ठीक है, और ये जो चार्ज होता है ये स्थैतिक आवेश होता है। जैसे कि अगर बात करें रेशम का कपड़ा है, रेशम से अगर रगड़िएगा किसको, तो कांच की छड़ पर जो है, अगर बात करें रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा जो चार्ज होता है वो धन आवेश कहते हैं, ठीक है, और अन्य प्रकार के जो आवेश हो गए वो ऋणावेश कहते हैं। रेशम वाला ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है किस पे रगड़ा जाता है, ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा दूसरा सही हो गया। तीसरा क्या है, जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न करती है। जब आवेश गति करते हैं तो किसी सर्किट में जो फ्लो होता है विद्युत, ठीक है, उसका विद्युत इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो आवेशों का प्रवाह ही है, ठीक है, वो क्या है, चार्ज का प्रवाह है। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हो रहा है आपका वो चार्ज का प्रवाह है। तो आपका दूसरा भी सही है, जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चौथा क्या है कि भूसंपर्कन यानी कि अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग द्वारा किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। किसी भी चार्जेबल
वस्तु से जो है आपको, किसी भी आवेशित वस्तु से अगर आवेश को जो है पृथ्वी में भेजा जा रहा है तो वही आपका अर्थिंग कहलाता है। तो उस हिसाब से हमारा क्या हो गया, ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो हमें गलत पूछा गया था, तो गलत के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट। हमारा सेकंड क्वेश्चन है तड़ित के संदर्भ में यानी लाइटिंग के संदर्भ में। पहला ऑप्शन क्या है कि धरती के निकट संचित ऋणात्मक आवेशों तथा बादलों के निचले किनारे पर संचित धनात्मक आवेशों के मिलने से प्रकाश की चमकीली धारियों तथा ध्वनि के रूप में तड़ित उत्पन्न होती है। तो ये आपका जो है गलत दिया हुआ। गलत क्यों दिया हुआ है कि धरती के निकट कह रहा है कि ऋणात्मक आवेश, धरती के निकट अगर बात किया जाए तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और धरती में बोला जाए यानी अंदर की तरफ तो वो निगेटिव चार्ज होगा। लेकिन इसमें जो है कह रहा है धरती के निकट ऋणात्मक, नहीं, धरती में आपका ऋणात्मक होता है और धरती के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है यानी धनात्मक होता है। तो इसलिए आपका ये गलती हो गया। ऊपर से बादल की अगर हम बात करें तो बादल का जो अंदर वाला पार्ट है वहां पे आपका क्या होता है, तो बादल का जो अंदर वाला पार्ट है वहां पे भी आपका जो है ये ऋणात्मक होता है, और बादल का जो बाहर वाला पार्ट है वो वहां पे आपका क्या होता है, धनात्मक होता है। इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बादल के निचले किनारे पर, ठीक है, बादल का जो निचला किनारा हुआ वहां पे धनात्मक आवेश के मिलने से प्रकाश की चमकीली धारियों तथा ध्वनि के रूप में तड़ित उत्पन्न होती है। ये जो पहला लाइन है गलत है, इसलिए ये आपका गलत हो गया। तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है कि तड़ित उत्पन्न होने की प्रक्रिया विद्युत विसर्जन यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहलाती है। ये दो अथवा दो से अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तड़ित यानी लाइटिंग, बिजली चमकना जिसको कहते हैं, ये कह रहा है कि विद्युत विसर्जन। ठीक है, हमने देखा कि ऊपर हमारा क्या हो रहा है, जो ऊपर हो रहा है हमारा धरती के ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज हुआ। ठीक है, इसी तरीके से पॉजिटिव ऊपर हुआ, नीचे निगेटिव हो। सिर्फ बादल में क्या होता है, बादल में भी आपका पॉजिटिव और निगेटिव होता है। जो ऊपर में अगर हम बात करें तो अंदर आपका जो है निगेटिव चार्ज होता है और बादल का निचली किनारे पे जो है धनात्मक आवेश होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि धनात्मक आवेश होता है तो ये दोनों जो है क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है यानी प्लस माइनस खत्म हो जाता है, वो उसको जो है खींच लेता है। तो उससे जो कह रहा है जो डिफ्यूजन होता है उसी से आपका जो है ये दो अथवा दो से अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। तो ये डिफ्यूजन बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, भवनों को तड़ित के प्रभावों से बचाने के लिए तड़ित चाकल यानी लाइटिंग कंडक्टर नामक युक्ति का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही है। एक छड़ जो है उसका भी यूज करते हैं हम लोग। वो क्या करता है, पृथ्वी के कांटेक्ट में आता है। वो छड़ जो होता है उसको हम जैसे घर बनाते हैं तो छड़ को क्या करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब जैसे ही वहाँ से जो चार्ज है पृथ्वी के, चूंकि वो कांटेक्ट में आ गया पहले से ही, तो पृथ्वी में जो है काफ़ी नेगेटिव, हमने देखा कि पृथ्वी के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है पृथ्वी में। ठीक है, तो वहाँ से जो नेगेटिव चार्ज होता है वो छड़ के थ्रू जो है उसमें नेगेटिव चार्ज होता रहता है। और जब वहाँ से बादल से हमारा जो पॉजिटिव चार्ज का बंडल जब सीधे वो बिजली के रूप में आता है तो उसको खींच लेता है और उसको डिफ्यूज कर देता है। तो ये आपका हो गया तीसरा भी। उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही लाइटिंग कंडक्टर यानी तड़ित चालक नामक युक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट है कि पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है। इनमें से पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर भूस्पंद यानी कि बात करें ट्रिमस का। पृथ्वी के ऊपर पता ही है कि सबसे बाहरी क्या है, तो सबसे बाहरी आपका जो क्रस्ट होता है यानी भू परपट्टी, और इसी सतह पे गड़बड़ होता है जिसके कारण भूस्पंद होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्रस्ट हो जाएगा यानी भू परपट्टी हो जाएगा। ठीक है, तो भू परपट्टी मतलब समझिए कि अंदर में जो प्लेट होता है, ठीक है, प्लेट एक दूसरे से टक्कर करता है, उसी को भूस्पंद कहा जा रहा है। तो वो कहाँ होता है, वो आपका सबसे भू परपट्टी वाले प्लेट पे होता है। तो इस भू परपट्टी वाले पे पार्ट पे होता है। तो ये हो गया आपका क्रस्ट, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट है भूकंप के संदर्भ में। अब हमें भूकंप के बारे में जानना है। तो भूकंप का क्या हुआ है, भूकंप का आपका है
कि भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, भूकंप जो है प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं, प्लेटों की सीमाएं, बाउंड्री, प्लेटों को दुर्बल क्षेत्र होती है। ठीक है, प्लेटों का जो सीमा है, बाउंड्री, वो प्लेट का जो क्या है, वो दुर्बल क्षेत्र होती है। ये बिल्कुल सही है, जो प्लेट है एक दूसरे से टकराते रहते हैं धीरे धीरे, तो उससे क्या होता है, वो दुर्बल क्षेत्र होता है। अतः वह भूकंप आने की संभावना अधिक होती है जहाँ प्लेट, जो वो प्लेट है वहाँ पर धरती के अंदर, तो वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होगी। जो दुर्बल दो प्लेट जहाँ टकराएगी, जो एरिया होगा जहाँ प्लेटें होंगी, वहाँ पे जब टकराएंगी तो वो वीक जोन होगा और वहाँ पे सबसे अधिक भूकंप आने की संभावना होती है। आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, कश्मीर और कच्छ का रण भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र हैं। बिल्कुल सही है। भूकंप के क्षेत्र में अगर हम बात करें, भूकंप का जो स्पीड के हिसाब से बांटा गया, 4 भाग में बांटा गया है, तो उसी में से एक पार्ट है कश्मीर और कच्छ का रण भी है उसका। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 1, 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अब हम देखेंगे नेक्स्ट, भूकंप के शक्ति। ठीक है, भूकंप के शक्ति के परिमाण को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, पहला है किसके लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाने का यूज करते हैं। दूसरा क्या है, ये पैमाना रैखिक होता है, यानी लीनियर होता है कह रहा है, तो ये गलत है। ये पैमाना जो है रैखिक नहीं होता है, बल्कि आपका जो है लघु गणिकीय होता है, यानी कि लोगारिथमिक होता है। ठीक है, लोगारिथमिक होता है आपका ये पैमाना। तो 2 नंबर आपका इसलिए गलत हो गया। तीसरा क्या है कि इसमें 2 अंक की वृद्धि के अर्थ है, अगर इसमें 2 अंक की वृद्धि का अर्थ क्या है, लगभग 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा। ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगर इसमें इस जो पैमाना जब उसमें चेक किया जाता है, उसमें अगर 2 अंक की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब है कि 1000 गुना अधिक जो है उसमें डेंजरस ऊर्जा आएगा, जो पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उस हिसाब से हमारा क्या आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। 1 और 3 सही हो गया। दूसरा इसलिए गलत हो गया क्योंकि रैखिक कहा है, ये रैखिक नहीं है बल्कि ये लघु गणकीय है। नेक्स्ट हमारा है कि तड़ित से सुरक्षा, यानी कि जो लाइटिंग होता है, लाइटिंग क्या, बिजली गिरता है जो तड़ित, ठीक है, तो उससे सुरक्षा के संबंध में हमें विचार करना है और इसमें क्या बताना है, गलत कथन बताना है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला कह रहा है कि यदि आप कार या बस में यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां एवं दरवाजे बंद कर लेने पर आप उसके भीतर सुरक्षित रहेंगे। ये बिल्कुल सही है। अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, कोई ट्रेन में हैं, बस में हैं, या फिर कहें तो आप कार में हैं, तो आप अपना खिड़की जो है बंद कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप जो है सुरक्षित रह सकेंगे। तो गलत पूछा गया है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा क्या है, यदि आप किसी खुले जगह पर हैं तो किसी बड़े वृक्ष के नीचे आप सुरक्षित रहेंगे। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत इसलिए हो जाएगा कि आप किसी खुले जगह पे हैं, तो अगर आप वृक्ष के नीचे हैं, बड़े वृक्ष के नीचे, तो क्या हो जाएगा, वो आपका जो है, आपका वहाँ पे ज़्यादा चांस रहेगा कि बिजली गिरेगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जो तड़ित होता है वो बड़ा ऑब्जेक्ट खोजता है। ठीक है, जो बड़ी वस्तु होता है उसको वो टारगेट करता है, उसको लगता है कि शायद वो उसका मतलब उसका शिकार वो उसी को समझता है। इसलिए क्या किया जाता है कि अगर ऐसा कोई परेशानी में अगर आप फंस जाते हैं कहीं बाहर में, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, तो आपको जो है वहाँ पे लेट जाना है। ठीक है, जहाँ पर आप हैं कोई खुला जगह है, वहाँ पेड़ के नीचे बिल्कुल भी नहीं लेटना है। आपको जो है कोई भी खुला जगह है वहाँ पे अपने आप को जो है क्या करना है, कोई वृक्ष अगर है आसपास, ठीक है, आसपास कोई वृक्ष है तो वहाँ से हट जाना है और अपना दोनों घुटना और सिर को जो है हाथ के बीच रखते हुए यानी सिमट कर बैठ जाना है, वो ज़्यादा सुरक्षित होगा। ठीक है, वो छोटा ऑब्जेक्ट को टारगेट नहीं करता है, वो बड़ा ऑब्जेक्ट को टारगेट करता है बिजली। इसलिए अगर कोई इंसान अगर खड़ा भी है तो उसको लगता है कि शायद वो उसका टारगेट है और उसको जो है उसी पे वो गिर जाता है, तो इसलिए सिमट कर बैठ जाने से वो नहीं गिरेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा 2 गलत है। तीसरा क्या, यदि आसपास कोई वृक्ष ना हो तो जमीन पर, ये हमने देख लिया। तो 2 और 3 गलत है, गलत पूछा गया इसलिए 2 और 3 हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा सी नंबर आंसर होगा। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब हम आ गए लाइट यानी कि प्रकाश। ठीक है, ऑप्टिक्स। तो इसको हम पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स के बारे में क्या दिया है, निम्नलिखित पर हमें विचार करना है और इसमें क्या बताना है कि इनमें से किसी वस्तु को देख पाने की घटना से मतलब कौन संबंधित है।
तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्या है कि वस्तु द्वारा स्वयं पर प्रकाश उत्सर्जन, ठीक है, तो ये आपका जो है बिल्कुल सही है। वस्तु द्वारा, किसी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक क्या है कि वस्तु जो है, बस पहले जो लाइट जो है वो वस्तु पे पड़े और वस्तु से जो लाइट है वो हमारे आंखों पर पड़े, तभी हम उसको देख पाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वस्तु से जो उत्सर्जित है परावर्तित होकर सीधे हमारे आंखों पर आता है। जो पिंड, अगर बात करें प्रकाश का उत्सर्जन का बात हो रहा है कि वस्तु द्वारा स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन, तो आपका सही है कि जो पिंड कहें, ठीक है, पिंड कहें, प्लैनेट कहें, तो वो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करता है, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा जो है दीप्त पिंड, या फिर और जो दूसरों को प्रकाश से चमकते हैं वो प्रदीप्त पिंड, ये हिंदी में है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें लाइट वगैरह, सूर्य हो गया, उसके बाद फिर आपका तारा हो गया, ये सब का अपना प्रकाश होता है, तो ये दीप्त पिंड कहलाएगा। और अगर हम बात करें जिसका, जैसे प्लैनेट हो गया, ठीक है, ग्रह वगैरह हो गए, इनका अपना नहीं होता है, जो चंद्रमा है उनका अपना प्रकाश नहीं है, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये आपका जो दूसरी वस्तु का, ये किससे चमकता है, सूरज के लाइट से चमकता है, तो इसका अपना कुछ नहीं होता है, तो ये आपका प्रदीप्त पिंड कहलाएगा, यही चीज़ कह रहा है। तो आपका एक तो आपका सही हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा। दूसरा क्या है कि वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वस्तु द्वारा जो है प्रकाश का परावर्तन, ये भी वस्तु की देख पाने की घटना से संबंधित है। तीसरा क्या है कि प्रकाश का विक्षेपण, तो प्रकाश का अगर विक्षेपण, यानी प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, तो प्रकाश का विक्षेपण मतलब कि कहेंगे लाइट ऑफ डिस्पर्सन, जिसको कहते हैं इंद्रधनुष जैसे कि होता है, ठीक है। इंद्रधनुष का क्या होगा, प्रकाश का रंग में उस पर क्या होता है, चेंज, डिवाइड हो जाता है, उसी को कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण या लाइट ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि इंद्रधनुष हो गया, ये एक नेचुरल इंसिडेंट माना जाता है, तो ये वस्तु देखने के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रकाश का जो विक्षेपण है वो, ये प्रक्रिया नहीं है किसी, इसके द्वारा जो है वस्तु देखने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा 1, 2 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट है प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में विचार कीजिए, कौन सा सही है। पहला क्या है, पहला, किस घटना से आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश परावर्तन का नियम ही है कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, तो ये तो सही है। दूसरा क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु क्या होता है, खींचा गया जो उस पर अभिलंब होता है, वे तीनों एक ही तल में होते हैं। ये भी प्रकाश का जो है आपका दूसरा नियम है प्रकाश के परावर्तन का। अगर बात करें तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ये आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, तो सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग, ये क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, कि कौन सा भाग जो है नेत्रों का वो विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इरिस। इस पर ESI में भी पूछा गया था। तो ये है कि कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है, तो वो है इरिस, ठीक है। मानव नेत्र की बात करें तो ये लगभग गोलाकार होता है, ठीक है। नेत्र का अगर बाहरी कवर की बात करें तो वाइट होता है, वाइट वाला जो पार्ट होता है कठोर होता है, ठीक है। अदर पार्ट के कंपेयर में बात करें तो ये कठोर होता है। और इसके जो पारदर्शी भाग को क्या कॉर्निया और स्वच्छ मंडल कहते हैं, ठीक है। इसके जो पारदर्शी भाग है उसको कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे आपका एक गहरे रंग का एक संरचना होता है, उसी को क्या कहते हैं, इरिस कहते हैं, ठीक है। कॉर्निया के जो कॉर्निया हो गई, ठीक है, उसका अगर आप बात करें तो वो कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग का संरचना होता है और उसी को कहते हैं इरिस। तो इरिस में जब इरिस आंख में जब प्रवेश करने वाला प्रकाश का मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। इरिस ही है जब आंख में जो प्रकाश का लाइट पड़ता है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो इरिस करता है, ठीक है। और इसमें एक छोटा सा द्वार होता है, इसी को क्या कहते हैं, प्यूपिल या फिर क्या पुतली कहते हैं, आंखों की पुतली पता ही है। और ये जो पुतली है इसी के पीछे एक लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस। याद रखिएगा पुतली के पीछे हमेशा उत्तल लेंस होता है। लेंस होता है जो, अगर हम बात करें लेंस क्या करता है, लेंस प्रकाश का जो आँख है, ठीक है, प्रकाश को क्या कहता है, लेंस प्रकाश को आँखों के पीछे एक कवर पे जो है एक परत पर फोकस कर देता है और इसी को हम कहते हैं रेटिना, ठीक है।
तो चलिए हमारा उस हिसाब से आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इतना काफी है। चलिए अब नेक्स्ट है रेटिना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर अब हमें विचार करना। अब रेटिना के बारे में जानना, हमने रेटिना जाना क्या है, अब रेटिना के बारे में जानेंगे। इसका पहला क्या है, पहला है क्या अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, रेटिना जो है अनेक बहुत सारे तंत्रिका कोशिका की बनी होती है। तंत्रिका अगर हम बात करें तो तंत्रिका आपका दो तरीके का होता है, एक होता है शंकु, एक होता है शलाकाएं, यानी एक कोन्स और एक रोड्स। कोन्स क्या होता है, जो तेज लाइट आता है उसको देखने के लिए जो है वो शुभग्राही होता है, यानी रंगों का जो सूचना भेजता है कि ये कलर है वो कलर है, वो आपका कोन्स हो जाएगा शंकु। रोड्स क्या होता है, रोड्स होता है जो एकदम हल्का हल्का लाइट होता है, उसके लिए देखने के लिए उसको ये आंख को सही बनाता है, ये आपका रोड्स का काम है। तो हमारा जो है एक नंबर तो सही हो गया। दूसरा क्या है, अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट रेटिना तथा ऑप्टिक नर्व्स की संधि पर उपस्थित होती है। तो ये भी आपका सही है, जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स की संधि पर जो है प्रेजेंट होती है, और इसी बिंदु को क्या कहते हैं हम, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है, जो हमारा जो दुख तंत्रिका जिसको कहा जा रहा है यानी कि ऑप्टिक नर्व्स होता है, और रेटिना की संधि पर याद रखिएगा कोई भी तंत्रिका कोशिका नहीं होती है, और इसलिए इसे कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, अब हम तीसरा बात करें, इस पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। तो ये भी आपका सही है, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है उसको वस्तु हटा लेने के बाद भी क्वेश्चन आपका आता है कि कितना सेकंड तक उसका प्रतिबिंब बना हुआ रहता है। तो 1/16, ठीक है, 1/16 यानी 1/16 सेकंड तक बना रहता है। इसलिए कोई भी जब आंख पर कोई भी चीज़ अगर आंख पर आ जाता है तो प्रति सेकंड बात करें तो अगर 16 सेकंड से आप किसी भी चीज़ को आप ध्यान से देखते रहे और 16 सेकंड से ज़्यादा हो जाएगा तो लगेगा कि वो चीज़ जो अगर दीवार पे देख रहे तो लगेगा दीवार का जो जिस पार्ट को आप देख रहे वो चल रहा है, आकाश को देख रहे तो लगेगा वो चल रहा है, चांद को अगर 16 सेकंड से ज़्यादा देख रहे तो वो लगेगा चल रहा है, लगेगा कि ये मूवी है और एक एकदम वीडियो की तरह ये चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यही रीज़न है, तो हो जाएगा 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं फिफ्थ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें क्या है कि मानव नेत्र के बारे में विचार करना। पहला है कि सामान्य नेत्र दूर रखी वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टता देख सकता है। बिल्कुल सही है, जो जिसकी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वो चाहे दूर में रखा हुआ वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देखेगा और सामने रखा हुआ वस्तु को भी वो स्पष्ट रूप से देखेगा, अगर आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, यानी सामान्य नेत्र, एक जनरल आंख की बात हो रही। दूसरा क्या है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता देख सकता है आयु के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। तो ये भी आपका सही है, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एज के साथ अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जब एज आता है हमारा तो उसमें चेंज होता रहता है। ठीक है, स्पष्ट जो है आप नहीं देख सकते हैं जब न्यूनतम दूरी जिस नेत्र पर वस्तु को स्पष्टता देख सकता है। अभी जनरल आंखों में देख सकते हैं, अगर आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं तो बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज होगा, बुढ़ापे की तरफ बढ़ेंगे तो वो जो है चेंज होते रहेगा आयु के साथ साथ। ठीक है, तो ये दूसरा भी हमारा सही हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि मोतियाबिंद नेत्र का लेंस धुंधला हो जाने के कारण होता है। तो मोतियाबिंद में क्या होता है कि जब बुढ़ापा में मोतियाबिंद होता है तो आँख का जो लेंस होता है, जो उत्तल लेंस, हमेशा याद रखिएगा उसमें उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस जो है धुंधला हो जाने के कारण आपको मोतियाबिंद होता है। वही उत्तल लेंस जब धुंधला हो जाता है तो कहते हैं कि मोतियाबिंद हो गया है। ठीक है, तो इससे फिर क्या कहता है, डॉक्टर जो है इसको लेंस को जो है क्या करता है, मेडिकल प्रोसेस के द्वारा जो है डॉक्टर इसको ओपेक लेंस या फिर कहें अपारदर्शी लेंस को हटा कर क्या करता है, आर्टिफिशियल लेंस लगा देता है, तो फिर वो उसको सामने वाले को दिखने लग जाता है। तो इसलिए 3 नंबर का आंसर हो गया 1 2 3। चलिए अब 6 नंबर देखते हैं, ब्रेल सिस्टम के बारे में कि किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा विजुअली चैलेंज व्यक्तियों से, यानी कि जो लोग अंधे हैं उनसे संबंधित है। चक्षु विकृति युक्त, यानी जो लोग अंधे हैं, बस इतना समझ लीजिएगा, उससे रिलेटेड है आपका ब्रेल सिस्टम। ठीक है, ब्रेल सिस्टम में अगर बात करें तो कितना पैटर्न या छापा होता है, तो याद रखिएगा 63, ठीक है, 63 जो है डॉट उसमें बने हुए रहते हैं, उसी से वो लोग पढ़ाई करते हैं, जो नेत्रहीन लोग होते हैं उसी से पढ़ाई करते हैं, उसी डॉट से 63 रहता है वो। ठीक है, 63 डॉट बने रहते हैं, यानी छापा या पैटर्न कहे तो।
अब 7 नंबर है कि जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृति के होते हैं तथा विभिन्न विशेषताएं रखते हैं। तो इस कथन पे अब हमें जो है विचार करना है, ठीक है। इसमें से क्या देखना है हमें, कौन सा सही है वो देखना है। पहला क्या कह रहा है कि केकड़े के नेत्र, जो केकड़े के नेत्र हैं वो बहुत छोटे होते हैं परंतु वह चारों ओर देख सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। केकड़ा का जो आँख होता है ना वो बहुत छोटा होता है लेकिन वो चारों ओर देख लेता है, ठीक है। दूसरा क्या है, तितली के नेत्र बड़े होते हैं परंतु सहस्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बड़े प्रतीत होते हैं। तितली का नेत्र जो होता है, तितली का आँख जो होता है वो बड़ा होता है और ये बहुत सारे छोटा छोटा आँखों से मिलकर जो है वो बना हुआ हमें लगता है, लेकिन उसका आँख 2 ही रहता है और वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो वो सिर्फ सामने ही नहीं देखती है, वो पीछे भी देख लेती है, इसलिए उसको पकड़ने में जो है काफ़ी सावधानी रखा जाता है, जल्दी पकड़ में वो नहीं आती है। तो ये आपका सही हो गया। तीसरा क्या है, उल्लू के नेत्र में बड़ा कौनिया तथा बड़ा पुतली होता है ताकि नेत्र में अधिक जो है प्रकाश प्रवेश कर सके, ठीक है। तो ये भी सही है, उल्लू में जो है बड़ा कौनिया होता है और बड़ा पुतली होता है। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसलिए उससे लाइट क्या होगा, उसमें प्रवेश कर सके, अधिक लाइट, ज़्यादा लाइट वो देख सकता है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो रेटिना में जो है उसका रोड्स होता है यानी शलाकाएं होती। शलाकाएं हमने क्या देखा था कि मंद जो प्रकाश होता है उसमें उसको देखने के लिए जो है उस लायक बनाता है, ठीक है। बड़ी संख्या में शलाकाएं होती है और कुछ ही शंकु होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो शंकु जो कोन्स होते हैं वो कुछ ही होते हैं। इसके कारण उल्लू क्या करता है, रात में इसीलिए भली भांति देख लेता है और दिन में नहीं, ठीक है। उसके अपोजिट अगर बात करें तो दिन में पक्षी लोग का जो आँख होता है उसमें शंकु अधिक होता है और शलाकाएं कम होती है, इसलिए वो लोग जो है दिन में देख लेते हैं। रीजन आप समझ गए होंगे। चलिए, तो अब हमारा आ गया चैप्टर नंबर 17, तारे एवं सौर परिवार। पहला क्या कह रहा है, चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपनी अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। तो ये आपका जो है सही पूछा गया, बिल्कुल 1 नंबर आपका सही है। पृथ्वी का जब एक परिक्रमा पूरी करने में चंद्रमा अपने एक अक्ष पर भी पूरा कर लेता है, ठीक है, ये आपका सही हो गया। दूसरा क्या है कि इसकी पुण्य चक्रिका वाला दिन पूर्णिमा कहलाता है और एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि कितनी होती है, तो 29 दिन से कुछ कम होती है, ठीक है। होल डिस्क जो उसका होता है, चंद्रमा का जो होल डिस्क यानी कि जब पूरा चांद दिखता है तो उसी को कहते हैं पूर्णिमा, ठीक है। और एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा जाने में जो है कितना टाइम लगता है, क्वेश्चन आता रहता है, तो ये 29 दिन से कुछ अधिक दिन लगता है, ठीक है। 29 दिन 29 डेज प्लस ही टाइम लगता है। तो बहुत सारा जो कैलेंडर हो गया, ठाकुर प्रसाद कैलेंडर हो गया, किसी में भी ज़्यादातर देखते 1 माह इसी को कहते हैं पूर्णिमा, एक मई से उधर से जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं हिंदी वाला जो कैलेंडर होता है उसमें कहा जाता है आपका पूर्णिमा। ठाकुर प्रसाद पे नहीं, वो तो इंग्लिश चलता है, ठीक है। इसके साथ एक्स्ट्रा और हम जानेंगे कि 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। सबसे पहले अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे नील आर्मस्ट्रांग, वो 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखे थे। उसके बाद उनके साथ भी एक गए हुए थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था एडविन एल्ड्रिन, ठीक है। एडविन एल्ड्रिन दूसरे व्यक्ति हैं जो चंद्रमा पर गए थे उनके साथ। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, 1 और 2 जो है दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 1 2 नहीं, हाँ 2 आपका गलत है क्योंकि इसमें कह रहा है कि पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ कम होती है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। 29 दिन से कुछ अधिक होती है, ऐसा रहता तो सही होता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, सॉरी नेक्स्ट है, तारों के संदर्भ में अब हमें विचार करना है। पहला क्या है कि तारे सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदित होते हैं तथा सूर्योदय के पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। इसमें क्या बताना, सही बताना है। तो ये आपका गलत है। रीज़न क्या है, तारा जो होता है कभी भी सूर्यास्त भी नहीं होता है, ना कभी उदित होता है, ठीक है। वो हमेशा आकाश में बना हुआ रहता है। जितने भी आकाश में चीज़ें चमकती है वो रात में जो आपका चमकती है दिन में भी होती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश का इतना तेज होता है कि ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है।
और पृथ्वी का जो घूर्णन के कारण ही तारा क्या होता है, पूरब से पश्चिम की ओर। हमें ऐसा लगता है कि तारा जो है पूरब से पश्चिम की ओर जो है मूवमेंट कर रहा है या गति कर रहा है, ठीक है, ऐसा लगता है कि पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रीजन क्या है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है इसकी वजह से पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता हमें दिखाई देता है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है कि तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तारों के बीच की दूरी को जो है, क्योंकि दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं, तो तारों के बीच की दूरी की बात है तो ये भी प्रकाश वर्ष हो जाएगा। प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक साल में दूरी, ठीक है, प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 सही है, 1 गलत हो गया, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्या है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कथन ए और कथन बी है तीसरा का, ठीक है। क्या कह रहा है कि सूर्य पूर्व में उदित तथा पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है। तो ये तो सही है कि सूर्य पूर्व में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है, ठीक है। ये आपका सही है अपना जगह, लेकिन इसका रीज़न ये नहीं है, ठीक है। सूर्य पूरब में पश्चिम में सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, ये तो सही है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि पृथ्वी अपना अक्ष पर कैसे घूमती है, पश्चिम से वो पूरब घूमती है। पता ही है कि पश्चिम से पूरब जो है आपका हर ग्रह घूमती है, लेकिन 2 ग्रह को छोड़कर, एक शुक्र हो गया और एक आपका यूरेनस हो गया, अरुण, ठीक है। ये लोग जो है ये कैसे घूमती है, तो ये आपका घूमती है पूरब से पश्चिम घूमती है, ठीक है। लेकिन और बाकी पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, ये सब आपका जो है कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूरब घूमती है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष होता है, रोटेशन वाला जो एक्सिस होता है, वो तल के लंबवत नहीं होता, बल्कि वो झुका हुआ रहता है, कितना, 23.5 डिग्री। और इसी झुके होने के कारण और पृथ्वी का जो है रिवोल्यूशन के कारण, जिसको कहते हैं पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है और 23.5 डिग्री झुकी होती है, इसलिए ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। और पृथ्वी जो अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, यानी अपने अक्ष पर जो घूमती है, जो रोटेशन कहते हैं, घूर्णन करती है अपने अक्ष पर, उसके कारण दिन और रात होता है, ये भी याद रखिएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट है कि ध्रुव तारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हम ध्रुव तारा के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। ध्रुव तारा क्या है, पहला क्या है कि सभी तारे इसके परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है, इसी कारण ध्रुव तारा क्या होता है, लगता है कि गति करता प्रतीत ये नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सभी तारे इसकी परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं, ये आपका सही है। दूसरा क्या है, यह पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है, तो ये भी सही है। पृथ्वी का जो एक्सिस का दिशा है उसमें स्थित है, यानी कहाँ पे, उत्तरी, ठीक है, नॉर्थ एरिया में जो है ध्रुव तारा आपका कहाँ पे है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो है आपका ध्रुव तारा ये होगा, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध से ये दिखाई नहीं देता, क्योंकि जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में आपका ध्रुव तारा रहता है, तो दक्षिणी गोलार्ध से उसको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 नंबर भी आपका सही हो गया, तो 1 2 3 तीनों सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी। अब 5th नंबर क्वेश्चन है, पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। विभिन्न तारामंडलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अब हमें विचार करना है। पहला क्या है, विख्यात तारामंडल, अर्सा मेजर को सप्तऋषि भी कहते हैं, बिल्कुल। जो सबसे ज़्यादा फेमस तारामंडल अगर बात करें तो अर्सा मेजर जो है उसको सप्तऋषि कहते हैं, बिग डियर कहते हैं, बिग डीपर कहते हैं और ग्रेट बियर कहते हैं। ग्रेट बियर, बिग डीपर और सप्तऋषि, ये तीनों कहते हैं अर्सा मेजर को। दूसरा क्या है, दूसरा है ओराइन, तारामंडल को शिकारी भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। ओराइन जो है सबसे भव्य तारामंडल में गिना जाता है, ठीक है, और इसको जो है शिकारी भी कहते हैं, याद रखिएगा ओराइन तारामंडल को। तीसरा क्या है, कैसियोपिया तारामंडल अंग्रेजी के अक्षर W तथा M के बिगड़े रूप जैसा दिखाई देता है, ये भी सही है आपका, ठीक है। सप्तऋषि अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल और दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों पे नहीं दिखाई देते हैं जी, ठीक है। सप्तऋषि जो है
दक्षिणी गोलार्ध में कुछ स्थान पे नहीं दिखाई देते हैं और उत्तरी गोलार्ध के भी कुछ तारामंडल जो है आपको नहीं दिखाई देते। इसके अलावा और हम बात करें जिन तारों से मिलकर तारामंडल बना होता है वो सब हमसे जो है समान दूरी पर नहीं होते हैं। ये आकाश में अगर बात करें तो केवल एक ही दृश्य रेखा में होते हैं। चलिए, तो उस हिसाब से हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट है तारों और ग्रहों में अब हमें अंतर समझना है। ठीक है, तारों और ग्रहों के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला क्या कह रहा है, इसमें क्या बताना है, तो सही उत्तर चुनना है। पहला कह रहा है कि तारों को अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रहों में नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते, ये भी सही है। तो 1 और 2 ये तो सिंपल आंसर है, तो ये तो सही है। तीसरा क्या है, ग्रहों के सापेक्ष तारों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, ये आपका गलत है। ठीक है, तारों के सापेक्ष में अगर बात करें तो सभी ग्रह की स्थिति बदलती रहती है, ना कि ग्रहों के सापेक्ष तारों की। ठीक है, ये उल्टा दे दिया है, ग्रहों के सापेक्ष तारों की स्थिति में चेंज नहीं होता बल्कि तारों के सापेक्ष में ग्रहों की स्थिति बदलती है। तो ये हमारा तीसरा जो है गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाइए मिलाने वाला। ठीक है, बुध क्या हो जाएगा, ये सूर्य का निकटतम ग्रह है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें शुक्र सबसे चमकीला हो गया, यानी रात्रि के आकाश में सबसे चमकीला ग्रह हो गया। बृहस्पति ये सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह हो गया। अरुण अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव वाला आपका ग्रह हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 मिला हुआ है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सौर परिवार में बात करें तो 8 ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उल्का है, ये सबसे मिलकर आपका बना है कौन, सौर परिवार। ठीक है, सूर्य पता ही है बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और सौर परिवार का सबसे लघुतम ग्रह भी है। ठीक है, और इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। शुक्र ग्रह और पृथ्वी का जो है हम जानते हैं निकटतम पड़ोसी है, इसको ट्विन सिस्टर भी कहते हैं और सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। आकाश में सूर्योदय से पूर्व और कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत बाद जो है पश्चिम में दिखाई देता है आपका सूर्य ग्रह, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भोर का तारा और सांझ का तारा। ठीक है, इसका अपना जो है कोई भी सैटेलाइट इसका भी नहीं है और ये ग्रह की विपरीत दिशा, चूंकि मैंने पहले ही बता दिया, पूरब से पश्चिम की ओर ये ग्रह जो है आपका चलता है। ठीक है, मतलब घूमता है। दूसरा क्या हो गया, बृहस्पति की बात करेंगे, हमें पता है कि परिवार का ये सबसे बड़ा ग्रह है और 1300 जो है पृथ्वी कहा जाता है, इतना बड़ा है मतलब ये बृहस्पति कि इसमें 1300 पृथ्वी जो है इसके अंदर रखा जा सकता है। ठीक है, इसका द्रव्यमान अगर बात करें तो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना है, तो 318 गुना है। यूरेनस की बात करें तो ये हमने देखा कि ये सबसे अपने अक्ष पर अत्यधिक झुका हुआ है, इसलिए इसको लुढ़कता ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, लुढ़कता सब ये प्रतीत होता है, इसलिए इसको लुढ़कता ग्रह कहते हैं। शुक्र और यूरेनस 2 ही ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं, बाकी ओवरऑल जो और 6 ग्रह बच गए वो आपका पश्चिम से पूरब जो है आपका घूर्णन करते हैं। आ जाइए अब नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित युग्मों पर अब हमें विचार करना है। पृथ्वी क्या हो गई, नीली ग्रह। मंगल क्या हो गया, लाल है। शनि आपका पीला है। ठीक है, तो ये आपका जो है इसमें से कौन सा सही है, तो आपका तीनों सही है। ठीक है, मंगल का अपना बात करें तो मंगल लाल ग्रह है, इसका 2 जो है फोबोस और डिमोस जो है आपका 2 उसका प्राकृतिक क्या है, सैटेलाइट है, उपग्रह है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें शनि का रंग में जो है पीला सा प्रतीत होता है और ये ग्रह के चारों ओर क्या बनाता है, वलय बना हुआ रहता है इसका। ठीक है, सबसे सघन कौन है, डेंसिटी में अगर बात करें तो शनि हो जाता है, इसका घनत्व जो है जल के घनत्व से भी कम है। अगर हम बात करें अंतरिक्ष देखने से पृथ्वी का जो पृष्ठ है, जल तथा भूमि, अगर दोनों पूछ दे कि जल तथा भूमि जो है कैसा दिखाई देती है, तो जल तो नीला हो गया, भूमि हरी हो गई, इसलिए याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर हो गया, अब 9 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कृत्रिम उपग्रहों में से कौन सा भारत द्वारा प्रमोचित पहला उपग्रह था, तो वो हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब हम देखेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। ठीक है, क्षुद्र ग्रह के हम बारे में देखेंगे कि क्षुद्र ग्रह का जो है धूमकेतु हो गया, क्षुद्र ग्रह, उल्का के संदर्भ में हम हमें जो है विचार करना है।
पहला पॉइंट क्या दे रहा है कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में उपस्थित है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। दोनों के बीच में आपका क्षुद्र ग्रह और मंगल ग्रह के जो है, मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रह है। दूसरा जो एस्टेरॉइड की बात हो रही है, दूसरा क्या हो गया, धूमकेतु परवलयीय कक्षाओं से सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये भी आपका सही है। धूमकेतु जो है परवलयीय कक्षाओं से सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका परिक्रमण काल जो है बहुत अधिक होता है, ठीक है। धूमकेतु कैसा दिखता है, तो उसका जो सिर होता है वो चमकीला होता है और पूंछें इसकी लंबी होती है। तीसरा क्या है, उल्का को टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं, तो ये भी सही है। उल्का को जो है हम टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो तारा नहीं होता, हम कहते हैं बट वो तारा, वो क्या होता है, उल्का होता है, ठीक है। जब क्या होता है कि कभी कभी जब पृथ्वी का जो वायुमंडल में क्या होता है कि उल्का जो है सामान्यतः छोटा पिंड होता है, कभी कभी पृथ्वी का वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, तो फ्रिक्शन के कारण, वायुमंडलीय फ्रिक्शन या वायुमंडलीय घर्षण के कारण जो है ये जल जाता है, ठीक है। और जल जाता है इसलिए चमक के साथ क्या होता है, वो बाष्पित हो जाता है। कुछ बड़ी अगर उल्काएं होती है तो वो बाष्पित होने के साथ वो पृथ्वी पर पहुंच जाती है, वही हमें लगता है कि टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार, उसी को कहते हैं। तो हमारा वो क्या हो गया, आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों जो है आपका सही हो गया। अब नेक्स्ट है सूर्य, ये भी क्वेश्चन आपका आता रहता है कि सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है, तो सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा निम्नलिखित में से कौन है, तो वो है अल्फा सेंचुरी, ठीक है। अल्फा सेंचुरी जो है आपका सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा है। पृथ्वी का निकटतम तारा सबसे, सूर्य जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है, और सूर्य के बाद अगर बात किया जाए तो हो जाएगा अल्फा सेंचुरी, ठीक है। सीरियस की अगर हम बात करें तो सीरियस जो है आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा है और ये ओरोन तारामंडल के निकट दिखाई देता है। ध्रुव तारा हमने देख लिया पहले कि उत्तर में जो है ये होता है, ठीक है। ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है और ये बहुत अधिक चमकीला नहीं है, और सप्तर्षि के हिसाब से सप्तऋषि जो तारामंडल है उसके थ्रू जो है हम इसको पहचान सकते हैं आसानी से। अल्फा सेंचुरी में हमने देखा कि अल्फा सेंचुरी जो है सूर्य के बाद जो है सबसे निकटतम तारा है। ये पृथ्वी का अगर बात करिए 3 तारे हैं, कौन कौन सा है, जो अल्फा सेंचुरी 3 तारों से मिलकर बनता है, कौन कौन सा, अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी, अल्फा सेंचुरी सी, या फिर अल्फा सेंचुरी जो सी है उसी को कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कभी कभी आपका ऑप्शन में अल्फा सेंचुरी की जगह प्रॉक्सिमा सेंचुरी रहेगा, तो ये भी